हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हेनरी एल डेरोजियो की पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प मीन्स वीणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारी इस पोएम के बारे में। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, यानी 14 लाइन्स की पोएम है। 14 लाइन्स है इसके अंदर, और 14 लाइन्स जो है ना कुछ दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर पोइट जो है वो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के नष्ट होने पर शोक व्यक्त कर रहा है, यानी सैड है ना, उदास है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें पोइट को होप है कि जो ग्लोरियस पास्ट है वो वापस लौट कर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और ज़रा सा प्यार कि सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, ताकि फटाफट से हमारी जो फैमिली है वो इकट्ठी हो जाए, बड़ी हो जाए, ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। तो चलिए स्टार्ट करते ना। वाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन योन विदर्ड बाउ। आप कंफ्यूज मत होना, हर एक एक लाइन, हर एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगी। देखिए ये जो है ये एक आर्केइक वर्ड है, यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ओल्ड फॉर्म है हैंग्स की। आज जो हम हैंग्स लिखते हैं ना उसकी ओल्ड फॉर्म है ये दाउ। ये भी आर्केइक वर्ड है, ये यूज़ होता है यू के लिए। योन ये भी आर्केइक वर्ड है, ये यूज़ होता है ओवर द ईयर के लिए। तो हर एक शब्द जो भी आपको लगेगा कि हाँ टफ है वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझ में आएगा। आप तो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। अगर कोई 3rd या 4th क्लास का स्टूडेंट भी इसको पढ़ेगा समझेगा ना तो उसे भी समझ में आ जाएगी। हर एक पोएम के अंदर, हर एक वर्क के अंदर हम इसी कोशिश में रहते हैं कि आपको एक एक शब्द जो है वो समझ में आए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हार्प को, हार्प जो है वीणा जो है उसको संबोधित कर रहे हैं। और हार्प को सिर्फ आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में मत लीजिए, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को। हार्प क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हमारे इंडिया से रिलेट करता है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को, ये अपने माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ से पोएम की शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत थोड़ा दुख और उदासी से होती है। एक क्वेश्चन आता है पोइट के माइंड में और वो कर रहा है, क्या कह रहा है कि तुम यू, देखो दाउ मीन्स यू, तुम अपनी सूखी हुई, विदर्ड मीन्स सूखी हुई, ड्राइड अप, बिल्कुल ड्राई हो गई। जो बो क्या होती है, ये होती है शाखा, एक ट्री की ब्रांच। ठीक है, तुम अपनी सूखी हुई शाखा पर अकेले क्यों लटके हो, इसका मतलब तुम अकेले क्यों बैठे हो। आज तुम्हें कोई नहीं जान पा रहा, कोई नहीं जानता, तुम्हारे कोई टच में नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बजा रहा, आज तुम इतने अकेले क्यों हो। अनस्ट्रंग फॉर एवर, अनस्ट्रंग फॉर एवर, कि तुम्हारे जो स्ट्रंग्स हैं, अनस्ट्रंग का मतलब होता है कि तुम्हारे में अब स्ट्रिंग्स नहीं है, यानी अब तुम अपसेट हो, तुम्हारी जो तार है वो निकाल दी गई है। वीणा के अंदर एक तार होती है ना, उसको जब उंगलियों से हिलाते हैं ना तो म्यूजिक आता है। तो अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन, कि तुम्हारे पास जब हमेशा एक तार होती थी, वीणा के अंदर एक तार होती थी, वो अब हटा दी गई है। अब तुम इस तरीके से उदास पड़े हुए हो, उदास हो क्यों, क्या रीज़न है। इसका मतलब इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है वो नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। जिस समय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने ये पोएम लिखी उस समय जो हमारी इंडिया की जो कल्चर थी उस कल्चर के अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, जहाँ तक वीणा की बात की जा रही है, हार्प की बात की जा रही है, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लोग भूलते जा रहे थे, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, क्योंकि चेंज हो रहा था। वो समय ऐसा था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग का टाइम था, रेनेसां पीरियड था, यानी चेंज आ रहा था, बदलाव आ रहा था। राजा राम मोहन राय भी बदलाव की तरफ थे, तो मतलब बदलाव आ रहा था समाज के अंदर। तो लोग जो है इन चीज़ों से दूर होते जा रहे थे। चलिए एक बार पोएटिक डिवाइस पे नज़र डाल लेते हैं और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए वेरी फर्स्ट अपोस्ट्रोफ है हाउ। देखिए द स्पीकर एड्रेसेस द हार्प, हार्प को एड्रेस कर रहा है ना, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ये, बिल्कुल है ना, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या कर रहा है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, है ना, एज इफ इट वर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। ऐसे उम्मीद कर रहा है कि जैसे शायद पहले तो वो रिस्पॉन्स करता था लेकिन आज तुम शांत हो। कह रहे हैं ना कि अकेले क्यों लटके हुए हो, तुम अपनी सूखी हुई शाखा पर अकेले क्यों लटके हो। यहाँ एक तरह से हार्प को इंडिया में रहने वाले लोगों के रूप में यूज किया है ना, एक मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं। दाई
वही वर्ड जो है आपका दाई, आर्केइक वर्ड है। दाई मीन्स योर म्यूजिक वंस वाज स्वीट, तुम्हारा म्यूजिक तो पहले बहुत स्वीट हुआ करता था, बहुत मीठा हुआ करता था। हु हियर्स इट नाउ, अब कौन सुनता है, कौन सुनता है अब, मतलब अब लोगों ने सुनना बंद कर दिया। वाई डथ, इट इज ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड। द ब्रीज, ब्रिज हवा, ठंडी हवा। साई यानी आह भरना। ओवर दी इन वेन, दी मीन्स फिर वही आर्केइक वर्ड है, दी यानी यू, कि आज अगर ठंडी हवा भी तुम्हारे पास से गुजरती है ना तो आह भरती है, क्योंकि तुम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर तेज हवा चले ना तो इसका जो तार अगर हिले तो भी म्यूज़िक आता था, लेकिन वो जो तार है वो तो हटा दिया गया है, लोग उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, इस पोएम के अंदर पोइट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है वो नष्ट होने की कगार पर था। तो इसलिए वो अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो उदास हैं। वो कह रहे हैं कि तुम वीणा, तुम आज अकेली क्यों हो? लोग तुम्हें पहले सुना करते थे, तुम्हें बजाया करते थे, तुम्हारा तो म्यूज़िक बहुत स्वीट हुआ करता था, क्यों नहीं सुन रहा है अब कोई भी? आज कोई क्यों नहीं सुन रहा है? ठंडी हवा भी तुम्हारे पास से गुजरती है तो आह भरकर निकल जाती है, यानी व्यर्थ है उसका गुजरना भी, व्यर्थ हो जाता है उसका। तुम्हारे में से साउंड जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे तार जो है वो हटा दिए गए हैं। पोएटिक डिवाइस देख लीजिए, पर्सोनिफिकेशन हियर हाउ, क्योंकि ब्रिज जो है वो आह भर रही है। साई यानी आह भरना, ब्रिज आह थोड़ी ना भर सकती है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है ना, जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नॉन ह्यूमन के अंदर बताए जाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। साइलेंस हैथ बाउंड दी विद हर फैटल चेन। अब देखो, साइलेंस हैथ बाउंड दी आर्केइक वर्ड है। साइलेंस यानी शांति, बिल्कुल। हैथ इज ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड है ना, हैज और हैव के लिए यूज होता है ये, ठीक है। विद हर, ये जो हर यूज हुआ है ये हुआ है हार्प के लिए, है ना, हार्प के लिए यूज हुआ है। और ये जो हार्प के लिए यूज हुआ है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसे आप जोड़ेंगे इंडिया के ही जो ग्लोरियस पास्ट है उससे। फैटल, फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है डिजास्टर। चेन यानी जो रस्सी होती है उसे कहते हैं चेन, जंजीर कह सकते हो, रस्सी कह सकते हो, चेन, ओके। वैसे तो रोप होती है रस्सी, लेकिन चेन का मतलब आप जंजीर ले लीजिए, बांधने के लिए यूज हो रही है, ओके। साइलेंस हैथ बाउंड दी, कि मौन जो होता है ना, शांति जो होती है ना, उसने तुम्हें बहुत ही डिजास्टर चेन से बांध लिया, यानी तुम बहुत शांत हो गई हो, एकदम शांत, नेग्लेक्टेड हो, म्यूट हो और डिजोलेट आर्ट दाओ। तुम कैसी बन गई हो? नेग्लेक्टेड बन गई हो, यानी तुम्हें लोग नेग्लेक्टेड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। म्यूट, एकदम शांत हो गई हो, चुप हो गई हो। डेजोलेट यानी उजाड़ हो गई हो, यानी उजाड़। अब जो है ना, तुम बिल्कुल ऐसे हो गई हो जैसे बिल्कुल उजाड़ हो। तो खाली हार्प नहीं, बल्कि पूरा का पूरा क्या, पूरी की पूरा कल्चर की बात हो रही है कि पूरा कल्चर जो है वो अब नेग्लेक्ट किया जा रहा है, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कल्चर उजड़ता जा रहा हो। क्लियर? लाइक ruined monument ऑन डेजर्ट प्लेन, ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान के मैदान पर खंडर जो होते हैं ना, रेगिस्तान है एकदम चारों तरफ, और जैसे कोई मॉन्यूमेंट जो है, कोई स्मारक जो है वो खंडर हो गया हो। ओ मैनी ए हैंड मोर वर्दी फार देन म्यूजिक। मैनी ए हैंड, हैंड मीन्स पोइट, कि बहुत सारे पोइट मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आए थे, मुझसे भी बेहतर आए थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में लिखा। अबाउट व्हाट? कल्चर, ओके, इंडिया के कल्चर के बारे में, है ना। नॉट ओनली हार्प, इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारे पोइट आए, बहुत सारे पोइट, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, वो मुझसे भी बहुत बेहतर थे, है ना। तो देखिए, पोइटिक डिवाइस देखेंगे पहले, ताकि पूरा अच्छे से ना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। हेयर इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज साइलेंस हैथ बाउंड दी विद हर फैटल चेन। ये यूज़ किया है ना, या ह्यूमन एबिलिटीज साइलेंस को दी गई है, साइलेंस को ह्यूमन एबिलिटी दी गई है। सो हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। सिम्बली ऑल्सो बिकॉज हार्प इज कंपेयर्ड, यहाँ हार्प को कंपेयर किया गया है। हाँ, हार्प को कंपेयर किया गया कि ruined मोन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन। ये हार्प को यहाँ पर एज अ मतलब सिमली की तरह कंपेयर किया गया है। तो ये क्या हो गई? उपमा अलंकार हो गया। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, ये आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये है स्नेकेडिकी। इसका मतलब होता है, स्नेकेडेकी का मतलब होता है उपलक्ष्य अलंकार, यानी एक तरह से रूपक अलंकार होता है ना, उसके जैसा ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि
आपने कई बार एक लाइन सुनी हो कईयों के मुंह से कि मुझे घर में 4 लोगों के लिए कमाना है ना। तो वो इस बात को ऐसे ना कह के कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि मुझे तो 4 पेट पालने पड़ते हैं। 4 पेट पालने पड़ते हैं इसका मतलब 4 लोगों के लिए कमाना पड़ता है। तो ये जो फ्रेज यूज हुई ना कि 4 पेट पालने पड़ते हैं, वो पेट जो शब्द है ना वो पूरा एक ह्यूमन बीइंग को हमारे को एक्सप्लेन कर रहा है ना, बता रहा है। तो ऐसे ही ये है कि एक छोटा सा पार्ट, यानी ये देखो हैंड जो है ना, एक हैंड पूरे के पूरे पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्नैकडेकी, उपलक्ष्य अलंकार। तो यहाँ पर है एक छोटा सा, ये समझ लो एक हाथ, शरीर का एक हिस्सा पूरे के पूरे इंसान को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव। पहले क्या होता था, तुम्हारी जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स का मतलब ग्रुप ऑफ नोट, यानी जो संगीत सीखते सिखाते हैं उन्हें पता होगा कॉर्ड्स क्या होते हैं, नोट्स होते हैं म्यूज़िक के। कि पहले तुम्हारी जो ये नोट्स हैं, तुम्हारा जो ये म्यूज़िक है, ये बहुत स्वीट हुआ करता था, हारमोनी थी इसके अंदर, मतलब बहुत प्लीजिंग था, मन को शांत करने वाला, खुशी देने वाला, ऐसा था। एंड मैनी ये रेथ, रेथ का मतलब क्या होता है, रेथ वैसे तो देखो फूलों की माला होती है, बट स्पेशली ना गार्लैंड भी वर्ड आता है। अब गार्लैंड में और रेथ में क्या फ़र्क है, रेथ जो है ये ऐसी पुष्पमाला होती है जो किसी की डेड बॉडी पर चढ़ाई जाए, मरने के बाद किसी को श्रद्धांजलि जब देते हैं ना तब यूज़ की जाती है, तो उसको रेत बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, रीत भी बोल देते हैं, कहीं रेत भी बोलते हैं, तो पुष्पमाला होती है ये। ठीक है। एंड मैनी ए रेत फॉर दैम, दैम हु, वो पोइट जो तुम्हारे बारे में लिख चुके हैं, इंडियन कल्चर के बारे में लिख चुके हैं। दैम डिड फेम एंड वाइन, एंड वाइन का मतलब होता है विंड और ट्विस्ट टुगेदर, है ना। कि बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में लिखा, वीणा के बारे में लिखा, इंडियन कल्चर के बारे में लिखा, उनको पुष्पांजलि अर्पित की है तुमने। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि जैसे किसी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो म्यूज़िक बजाया जाता है, पुष्पमाला अर्पित की जाती है। तो कह रहे कि वीणा तुम्हारा यूज़ तो बहुत बार बहुत सारे लोगों को, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तुम्हारी स्वीटनेस जो है वो उसके लिए भी यूज़ होती है, और वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई गार्लैंड जो है या कोई रीत जो है वो प्रेजेंट की गई हो। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रल्स ग्रेव। ये मिन्स्ट्रल जो है ना, ये एक्चुअली मिडवल टाइम के अंदर एक सिंगर था, एक म्यूजिशियन था, हाँ, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। कि उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर आज भी जो है फूल खिलते हैं। कहने का मतलब है जो रीत प्रेजेंट की गई, जो चढ़ाई गई, श्रद्धांजलि के लिए यूज़ की गई, वो आज भी उनकी कब्र के ऊपर खिली हुई महसूस होती है। अब इसको ना इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक हमारे अंदर, हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी पैदा करता है। कहते नहीं है कि बहुत सुंदर सा जब म्यूज़िक बजता है ना तो हमारा जो मन उदास है वो भी एक तरह से खिल जाता है, ऐसा खिल जाता है जैसे फूल खिल गया। बस सेम वही चीज़ है, स्टिल ब्लूमिंग। यानी मुझे आस है, अब इन लाइंस के अंदर आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पोइट को एक उम्मीद है कि जो संस्कृति, जो कल्चर कहीं गायब होता जा रहा है वो लौट कर ज़रूर आएगा। कि मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो लोग सुनना पसंद करेंगे, यानी तुम्हें बजाना पसंद करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। मेटाफर है मैनी ए रेट फॉर दैम डिड फेम एंड वेन। ये कंपेयर कर रहा है रिकॉग्निशन को, अप्रिशिएशन है जो कि फेम के लिए दिया जाता है, प्रसिद्ध लोगों को दिया जाता है। सो हियर इज मेटाफर। ओके, चलो। दोज हैंड्स आर कोल्ड, दोज यानी वो जो पोइट थे जिन्होंने लिखा तुम्हारे बारे में, उनके हाथ आज बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। मीन्स दे आर नो मोर, अब वो नहीं है दुनिया में। हैंड्स आर कोल्ड यानी अब वो नहीं लिखते हैं, उनके हाथ ठंडे पड़ गए हैं। यहाँ देखिए हैंड्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट्स को, तो यहाँ सेम वही एक पोइटिक डिवाइस आएगी जिसे हम बोलते हैं स्नैकेडेकी, है ना, उपलक्ष्य अलंकार। बट इफ दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन अगर तुम्हारे नोट्स जो हैं वो डिवाइन हैं, दाई यानी योर नोट्स, वही म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, डिवाइन यानी दैव्य, जो कभी खत्म नहीं होते। मे बी बाय मॉर्टल वैकेंट वंस अगेन, तो उन मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। यानी म्यूजिक के अंदर इतनी जान होती है। ये कहा जाता है, हमने भी सिर्फ सुना है कि ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हुए हैं जो म्यूजिक के थ्रू, मतलब बुझे हुए दीपक जो होते हैं उन्हें जला देते हैं, बारिश करवा देते हैं। यानी म्यूजिक के अंदर इतनी पावर है। ऐसा हमने भी सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि
अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नोट्स के अंदर आज भी मुझे लगता है कि वो डिग्निटी है, वो डिवाइननेस है कि आज भी है ना, जो लोग आज दुनिया में नहीं हैं उनको ज़िंदा कर देता है, यानी उनकी याद दिला देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत सारे सिंगर हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्हें हमने सुना है लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, उनको जब आज भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ज़िंदा हो जाते हैं वो। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक एट द स्ट्रेन। हार्प ऑफ माई कंट्री यानी मेरे देश की वीणा, लेट मी स्ट्राइक। लेट मी स्ट्राइक का मतलब कि अब तुम ना क्या करो, मुझे प्रहार करने दो। इट मीन्स क्या है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जागें, तुम्हें जाने, कल्चर को पहचाने। अब जो है लोगों को जागना होगा, लोगों को चेत में आना होगा, कहते हैं ना चेतन अवस्था में आना होगा, यानी तुम्हारी ट्यून को फिर से बजाना होगा। स्ट्रेन का मतलब वही तार जो कि वीणा में बांधा जाता है, जो कि म्यूज़िक का रीज़न बनता है, जो ट्यून देता है, जो ट्यून है ना वो देता है। कि अब मुझे लगता है कि अब वापस उठने का, वापस से सारी चीज़ों को समझने का वक्त आ गया है। पोएटिक डिवाइस देखिए, मेटाफर है यहाँ पे, दोज हैंड्स आर कोल्ड। यहाँ पे ना ये जो दोज हैंड्स है, यहाँ पे दो आएंगे, मतलब रूपक अलंकार दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेटाफर हो गया, मतलब प्रॉपरली रूपक अलंकार हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्नेकेडेकी भी है। स्नेकेडेकी क्योंकि हैंड्स जो है ना, ये अकेला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट के जो पोइट्स हैं उनको, है ना। तो दो यहाँ पर निकल कर आएंगी। ओके, हाइपर बोले हैं क्योंकि इफ़ दाई नोट्स डिवाइन में बी बाय, मतलब अगर तुम्हारा जो नोट्स है वो बहुत डिवाइन है तो लोगों को जिंदा कर सकता है। तो ये एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट हो गई। सो ये हाइपर बोले है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में जानेंगे, क्योंकि पोएम को हमने लाइन बाय लाइन स्टडी किया है। तो कोई भी पूछ ले भाई हमसे कि किसने लिखी है, हमसे ये भी पूछ सकता है फॉर्म क्या है, थीम क्या है, या फिर मैसेज क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। जान लेते हैं। ऑथर के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं बार बार। कौन है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। बिल्कुल, एक रेनॉल्ड पोइट हैं, ये एजुकेटर रहे हैं, रेनॉल्ड पोइट रहे हैं, एजुकेटर रहे हैं इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के अंदर। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि ये वंशज थे पुर्तगीज़ के, है ना, यानी एक तरह से मिला जुला सा इनके अंदर असर था। इनके जो फादर थे वो पुर्तगीज़ थे, इंडियन पुर्तगीज़ थे, और मदर जो है इनकी ब्रिटिश थी। तो दोनों कल्चर इनके अंदर थे। ये डेरोजियो जो थे ना, ये 17 की उम्र में ही, यानी 17 साल की उम्र के अंदर ही असिस्टेंट हेडमास्टर बन गए थे हिंदू कॉलेज कोलकाता में, है ना। इनकी टीचिंग जो है वो इंस्पायर करती थी स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने आपको बताया था कि द यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था ना, उसको इन्होंने लीड भी किया है। ओके, अब हम जानेंगे हमारी पोएम की फॉर्म के बारे में। पोएम जो है सोनेट है, 14 लाइन की, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा मैंने आपको बताया, वेरी फर्स्ट पार्ट जो है वो पोइट इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के नष्ट होने पर शोक व्यक्त करता है, और सेकंड पार्ट जो है वो पोइट की होप को डेडिकेट है, यानी पोइट जो है अपनी होप दिखा रहा है वहाँ पे। अब सोनेट तो ये है, लेकिन इसके अंदर ना शेक्सपियरियन या पेटार्कन सोनेट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसकी राइम स्कीम थोड़ी अलग है। देखो, इसकी राइम स्कीम कुछ इस तरीके से ए बी बी ए बी सी डी सी, है ना, डी सी बी बी, कुछ इस तरीके की राइम स्कीम बनी है इसकी। थीम क्या है? थीम को जान लीजिए। मेन थीम क्या है कि इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज जो है वो ब्रिटिश रूल की वजह से वो नेग्लेक्ट होता जा रहा है। ये थीम है बेसिक, क्योंकि लोग जो है वो इंडियन कल्चर को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ब्रिटिश का दबदबा था उस टाइम पे, अब मतलब स्वतंत्र नहीं हुए थे हम, तब की बात है। मैसेज क्या है? मैसेज है कि पोएम इज ए क्रिटिक ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज अंडर कॉलोनियल रूल, है ना। ये एक तरह से एक कॉल है, ये जो पोएम है ना, ये लोगों को याद दिलाने के लिए है कि हमारा जो हेरिटेज है वो इतना शानदार है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए, हमारे कल्चर को वापस फ्लरिश करना चाहिए। तो ये इस पोएम का मैसेज है। और अब आती है बारी राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम का काम है आपका, आप मुझे राइम स्कीम निकाल के बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर जब आप कमेंट करते हैं ना, तभी मुझे फील होता है कनेक्टिविटी का, कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे समझ रहे हैं, और यही मानिए कि मेरे लिए रिवार्ड है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे राइम स्कीम कैसी है, क्या है, और आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया उसे लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगने वाला आपको बेनिफिट ही होगा। आगे आप शेयर करें इसे साथ साथ, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।